सो हेलो एवरीवन। आज हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन को शुरू करेंगे। और आज बेसिकली इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करेंगे। हमारा बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट, कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, कैसे कैसे वो एनिमल टू एनिमल वेरी करते हैं, उनके हैबिटेट पे डिपेंड करते हैं। ठीक है। फिर उनके एलिमिनेशन किस किस तरीके से होते हैं, कौन से स्ट्रक्चर्स हमारे पास मतलब उन ऑर्गेनिजम्स के पास अवेलेबल है उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है। उसके बाद एक जनरल ऑर्गेनिजम्स का ओवरव्यू लेने के बाद हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ेंगे। उसका भी एक जनरल ओवरव्यू लेंगे कि किस तरीके से ह्यूमन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स है, कौन से स्ट्रक्चर्स इंक्लूडेड है, फिर उनका बॉडी में प्लेसमेंट कहाँ कहाँ पे है। फिर और थोड़ा डीप में जाके हम नेफ्रॉन्स वगैरह को देखेंगे कि कौन सा तो नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर वगैरह कैसा है। ठीक है। सो चलो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको देखना पड़ेगा कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एक सेकेंड, कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हमारे कौन से हैं। सो एनिमल टू एनिमल अलग अलग होते हैं, बट हमारे पास थ्री एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है एनिमल्स में मिलते हैं। सो फर्स्ट आएगा आपका अमोनिया। ठीक है। देन आएगा आपका यूरिया। देन आएगा आपका यूरिक एसिड। ओके। सो जैसे कि आप स्लाइड में भी देख पा रहे हो, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म। सो अमोनिया जो है ये हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक होगा, फिर यूरिया, और सबसे लीस्ट टॉक्सिक होगा यूरिक एसिड। अमोनिया को जो एलिमिनेट करने के लिए सबसे ज्यादा पानी लगता है, बॉडी से अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए सबसे ज्यादा पानी लगता है। सो यू कैन इमेजिन, या सॉरी, यू कैन गेस फ्रॉम दिस कि फिर वो जो ऑर्गेनिजम्स जिनमें अमोनिया एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है और वो अमोनिया को एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एलिमिनेट करते हैं, उनको एक अच्छा खासा अमाउंट चाहिए होगा पानी का उसे एलिमिनेट करने का। तो हम सामने चल के पढ़ेंगे फिर किस तरीके से जो अमोनिया को एलिमिनेट करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका हैबिटेट कैसे होता है वगैरह, उससे आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे क्यों फिर वो उस तरीके के हैबिटेट में रहते हैं। ठीक है। सो व्हाट इज अमोनिया, अमोनिया सो ये होता है कि ये होता है रिमूवल ऑफ अमोनिया। ठीक है। सो एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। ठीक है। एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया इज अमोनिटिलिज्म। हाँ, ठीक है। अब है रोल ऑफ किडनी इन रिमूवल। तो अमोनिया के रिमूवल में किडनी का रोल नहीं होता है। ठीक है। सो किडनीज जो है अमोनिया को रिमूव नहीं करती है। क्या होता है कि जो हमारे यूरियोटेलिक और यूरियोकोटेलिक एनिमल्स जो होते हैं उनमें अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। ठीक है। वो होता है लीवर में। सो बेसिकली क्या होता है कि अमोनिया का कन्वर्जन यूरिया में लीवर थ्रू होता है और किडनी जो है इस पार्ट को रिमूव करता है, ना कि इस पार्ट को। सो चलो अभी थोड़ा और सामने बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्सक्रीशन कौन से हम ऑर्गेनिजम्स में पाते हैं। पहला टाइप हमारे पास है, एक सेकेंड, पहला तो होता है हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें अमोनिया एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है हमारे पास, उनको कहते हैं हम अमोनियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। सो हमारे पास तीन तरीके के ऑर्गेनिजम्स हो जाएंगे फिर। अमोनियोटेलिक, देखो यार स्पेलिंग अगर गलत हो तो प्लीज मुझे एक्सक्यूज कर देना। ठीक है। यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। सो इनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कौन से होंगे, इसका फॉर श्योर अमोनिया, आप नाम से जज कर सकते हो। ठीक है। इसका होगा अमोनिया, इसका होगा यूरिया, एंड इसका होगा यूरिक एसिड। सो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स में जो मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट मिलता है वो एज अ अमोनिया एक्सक्रीट होता है। यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स में जो मेटाबॉलिक वेस्ट होता है वो एज अ यूरिया एक्सक्रीट होता है। और यूरिकोटेलिक एनिमल्स में, एक सेकंड में, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक, ओके शायद यूरियोटेलिक, ओके मैंने स्पेलिंग्स में गड़बड़ नहीं की। ठीक है।
सो यूरियोकोटेलिक एनिमल्स में जो यूरिया होता है यूरिक एसिड के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। क्योंकि अब इनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स अलग अलग है तो इनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स में भी चेंजेस होंगे। ठीक है, अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। बोनी फिशेस, एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट्स। देखो मैंने बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस और एक्वेटिक इंसेक्ट, मैंने पहले स्लाइड में आपको बताया था कि अमोनिया जो है वो सबसे टॉक्सिक वेस्ट है। आप देख लो अभी उसके एक्सक्रीशन में जो है वो ऑर्गेनिज्म सारे जिनके हैबिटेट में पानी अच्छा खासा है, और अमोनिया का एक्सक्रीशन मोस्टली गिल्स थ्रू ही डायरेक्ट डिफ्यूजन से हो जाता है। अब यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स में कौन से आते हैं, तो मैमल्स जो कि है हम, मिनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस और मरीन फिशेस। ठीक है, और यूरियोकोटेलिक में देखो, यूरियोकोटेलिक में कैसा होता है कि एकदम एक्सक्रीशन होता है जिसमें वाटर परसेंटेज एकदम कम है, एकदम ड्राई पैलेट के फॉर्म में होता है। वो होता है रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में, लैंड स्नेल्स में और इंसेक्ट्स में। ये तीन तरीके के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के हिसाब से आप एनिमल्स को तीन तरीके के कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला अमोनोटेलिक, दूसरा यूरियोटेलिक और तीसरा यूरियोकोटेलिक एनिमल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमको पढ़ना है फिर अलग अलग एनिमल्स में किस अलग अलग स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे होते हैं। सो देखो यहाँ पे भी इवोल्यूशन मेन रोल प्ले करता है। इनवर्टिब्रेट्स में जो होते हैं वो सिंपल ट्यूब्यूल्स होते हैं। ठीक है, सिंपल ट्यूब्स होती है एक्सक्रीशंस के लिए। ठीक है, एक सेकेंड। हम्म, ओके। सो आपके जो इनवर्टिब्रेट्स होंगे उनमें सिंपल ट्यूब्स होगी, जबकि वर्टिब्रेट्स में कॉम्प्लेक्स ट्यूब्स होंगी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ट्यूब्स एंड ट्यूब्यूल्स जो भी है एक्सक्रीशन के लिए। क्योंकि ये इवोल्यूशन देखो, वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो थोड़े एडवांस होते हैं इनवर्टिब्रेट से। जो स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट जो होता है वो भी इस तरीके से कॉम्प्लेक्स होते जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कौन से अलग अलग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हमें मिलते हैं। So, Platyhelminthes, flatworms or planaria, rotifers, some annelids and cephalopods like Amphioxus में मिलता है हमको प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स। अब इनको फ्लेम सेल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि आप अगर इनका स्ट्रक्चर देखोगे ना, कुछ वो ऐसा मतलब फ्लेम्स जैसा होता है, और फिर यहाँ पे एक ये ऐसा एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ही होता है। बेसिकली ये एक फ्लेम वाला पार्ट, मतलब फ्लेम जैसा दिखता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लेम सेल्स। सो अब इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोचेस, उनमें होता है मेल्फिजियन ट्यूबल्स। मेल्फिजियन ट्यूबल्स को हम और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कॉकरोच पढ़ेंगे। ठीक है, कॉकरोच हम जल्दी पढ़ेंगे। सो कॉकरोच में मिलेगा आपको मेल्फिजियन ट्यूबल्स, फिर आपको अर्थवर्म्स और अदर एनेलिड्स। एनेलिड्स मतलब कौन होते हैं, जिनमें एन्युलर रिंग्स होती है। ठीक है, आपने अर्थवर्म को देखा होगा कि ये समझो अर्थवर्म है। अब मैं पूरा नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, बट इनमें जो होती है एन्युलर रिंग्स होती है। अर्थवर्म्स और एनेलिड्स में जो है आपको मिलेंगे नेफ्रिडिया, और प्रॉन्स में आपको मिलेंगे एटेनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी एनसीईआरटी में ऐसा लिखा गया है, प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स ऑस्मोरेगुलेशन मतलब आयन बैलेंस वगैरह में हेल्प करेगा, वाटर और आयन बैलेंस में। बाकी मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स, नेफ्रिडिया और एटेनल ग्लैंड्स में नाइट्रोजनस वेस्ट और ऑस्मोरेगुलेशन, ये दोनों काम करेगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा, एक सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपके कौन से चीजें आएंगी। सबसे पहले आएगी आपके पेयर ऑफ किडनीज। ठीक है, सो सबसे पहले आएगा आपका पेयर ऑफ किडनीज, फिर आपके आएंगे पेयर ऑफ यूरेटर्स, फिर आपका आएगा यूरिनरी ब्लैडर, और एंड में आएगा आपका यूरेथ्रा। एक सेकेंड। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हमारे पास कौन से हैं, पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। अब देखते हैं कि ये कौन से स्ट्रक्चर्स कहाँ पे है। इस डायग्राम में आपको
मतलब डायग्राम की हेल्प से मैं एक बार आपको अच्छे से बताता हूँ, ठीक है। सो आप ये देख सकते हैं कि ये जो है बीन लाइक स्ट्रक्चर, आपने अगर क्या कहते हैं उसको, राजमा खाया होगा, तो राजमा का एक ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलता है। सो सेम जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे होता है किडनी का। सो ये जो है हमारा, ये तो ये है हमारी किडनीज, ठीक है। अब यूरेटर, सो किडनी से यूरिन जो फॉर्म होता है उसको यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करने के लिए जो स्ट्रक्चर लेके आता है उसको कहते हैं हम यूरेटर, ठीक है। ये यूरेटर हो गया। अब यूरिनरी ब्लैडर, जो फॉर्म्ड यूरिन है, किडनी में फॉर्म्ड यूरिन जो स्ट्रक्चर स्टोर करता है वो हमारा हो गया यूरिनरी ब्लैडर। तो ये हो गया हमारा यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और यूरेथ्रा, तो यूरिनरी ब्लैडर से जो आपकी एक्सटर्नल ओपनिंग होती है वहां तक जो यूरिन को फ्लो करवाता है वो होता है आपका यूरेथ्रा। सो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपका यूरेथ्रा है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि किडनी की लोकेशन क्या है। सो लास्ट देखो, किडनी की लोकेशन आपको अगर बताऊं तो ये आपका वर्टिब्रा है, ठीक है। वर्टिब्रा में आपका आएगा थर्ड नंबर और लास्ट थोरेसिक के बीच में। सो आई डोंट नो आपको विजिबल है क्या, मैं देखता हूँ कोई बड़ा डायग्राम है क्या। ओके ओके, ठीक है, हमारे पास बड़ा डायग्राम है। सो यहाँ पे हमने देख लिया कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स में कौन से आते हैं। पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। पेयर ऑफ किडनी, ये किडनी होगी, ठीक है, दो पेयर्स में। किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में ले जाने वाला स्ट्रक्चर यूरेटर, और जो स्टोर करने वाला स्ट्रक्चर है वो यूरिनरी ब्लैडर, और जो यूरिनरी ब्लैडर से एक्सटर्नल ओपनिंग जो है आपकी वहां पे ले जाने वाला जो है आपका यूरेथ्रा, ठीक है। अब देखते हैं हम कि किडनी की लोकेशन कहाँ है। सो लास्ट थोरेसिक मतलब ये, और थर्ड लंबर, इसके बीच में आएगी आपकी किडनी, ठीक है। लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर। अब इसी को हम देखते हैं, ये तो बड़ा बड़ा छोड़ो। कहने का मतलब कि आप इसको देखो, अब यहाँ पे यहाँ पे देखो, ये आपकी बॉडी है। अब आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि आपके जो बॉडी के एब्डोमिनल कैविटी के डोर्सल साइड में, अब मैं एक डायग्राम और आपको दिखाने के लिए लाया हूँ कि ये देखो, ये है आपकी एब्डोमिनल कैविटी, दिख रही है। सो इस एब्डोमिनल कैविटी के डोर्सल, अब देखो, पिछली बार मैंने आपको बताया था वेंट्रल मतलब होता है सामने का और डोर्सल मतलब होता है पीछे का। सो ये पीछे साइड थोड़ी सी यहाँ पे आपकी किडनीज होती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, तो ये दिख रही है आपको, ये जो जो दो है ना, एक बार मैं चेंज कर लेता हूँ कलर को। तो ये देखो, ये आपको यहाँ पे दिख रही है आपकी किडनीज, ये एक और ये दो। तो ये जो होती है ना, ये आपके पीछे के साइड में होती है, वेंट्रल मतलब सामने के साइड में नहीं। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो होता है आपका ऐसा, अगेन मैं चेंज कर लेता हूँ कलर, ठीक है। सो आपको पता होगा कि यहाँ पे आपका यहाँ पे ऐसा एक आपका स्टमक आता है, ठीक है। सो ये स्टमक हो गया। सो ये पिछले साइड है, सामने साइड नहीं, आपका सामने साइड वाला नहीं, आपका पिछले साइड में जो होती है, हल्की सी पिछले साइड में, डॉर्सल साइड में आपकी किडनीज होती है। अब डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो किडनी का लेंथ होता है 11 से 12 सेंटीमीटर। आपने 15 सेंटीमीटर की जो स्केल देखी होगी उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि 11 से 12 मतलब इतना जो साइज होगा वो होगा आपके किडनी का। ये होगी लेंथ। अब आपकी विड्थ मतलब विड्थ मतलब अ, ये हो गया लेंथ, ठीक है। ये विड्थ, ये विड्थ होगी उसकी 5 से 7 सेंटीमीटर, मतलब इतनी लंबी और इतनी चौड़ी। और थिकनेस मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये, अब वो मोटाई कितनी है उसकी, अगर मैं उसको हाथ में पकड़ूंगा तो उसकी मोटाई कितनी। सो ये लेंथ, विड्थ और ये होगी थिकनेस। सो लेंथ होगी उसकी 10 से 11 सेंटीमीटर, ओके। विड्थ होगी 5 से 7 सेंटीमीटर और थिकनेस होगी उसकी 2 to 3 सेंटीमीटर। ये फैक्चुअल चीज है, ये आपको याद होनी चाहिए। और वेट आएगा अपनी किडनी का 120 to 170 ग्राम। सो मैंने इस स्लाइड में आपको अच्छे से बता दिया कि किडनी की लोकेशन क्या है। तो लास्ट थोरेसिक और थर्ड नंबर जो आपकी वर्टिब्रा है उसके बीच में आपकी किडनी मिलेगी। फिर डायग्राम में मैंने बता दिया कि एब्डोमिनल कैविटी के डोर्सल साइड में आपकी किडनी आपको मिलने वाली। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब इसमें मुझे आपको क्या क्या पढ़ाना है, मुझे आपको पढ़ाना है हीलम क्या है, रेनल पेलिस क्या है, कैलेसिस क्या है, आउटर लेयर, कॉर्टेक्स, मेडुला, मेडुलरी पिरामिड्स। चलो ठीक है, देखते हैं। ये डायग्राम मैंने आपके रेफरेंस के लिए दिया है, बट एक डायग्राम हम अच्छे से बनाते हैं, ठीक है। ओके, तो चलो हम किडनी का स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। सो किडनी के स्ट्रक्चर का एक सोफिस्टिकेटेड डायग्राम यहाँ पे हमें दिया हुआ है।
बट एक डायग्राम हम फिर से खुद से ड्रॉ करेंगे ताकि आपकी जो विजुअल मेमोरी हो वो किडनी की पूरी क्लियर हो, ठीक है। सो ये एक बड़ी सी किडनी जो है हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सो ये किडनी के अंदर सबसे पहला जो आपको पार्ट मिलेगा वो होगा हिलम, ठीक है। सो हिलम वो पार्ट है जहाँ से आपके आर्टरीज, वेन्स और यूरेटर्स जो है वो किडनी के अंदर एंटर करते हैं। सो ये वाला फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं मार्क कर दे रहा हूँ। तो ये है आपका हिलम, ठीक है। सो ये आपका हिलम हो गया। अब सेकंड रेनल पेल्विस। सो रेनल पेल्विस क्या होता है कि एक ओपन स्पेस एरिया टाइप है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, ठीक है। सो ये काइंड ऑफ एक फनल शेप्ड एरिया है, जैसे ये फनल होता है ना हमारा, ठीक है। ये हमारा एक फनल होता है। तो ये फनल जैसा जो एक एरिया हमारे किडनी के बाद किडनी में होता है, हिलम के यहाँ पे, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम एक बार। सो उसे हम कहते हैं मिडलरी, सॉरी उसे हम कहते हैं क्या है, रेनल पेल्विस, ठीक है। सो रेनल पेल्विस ये हो गया ऐसे, ठीक है। और रेनल पेल्विस के जो प्रोजेक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं केलाइसिस, ठीक है। सो ये हो गया हमारा रेनल पेल्विस वाला एरिया, ठीक है, जो मैं पर्पल से मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। पर्पल से मार्क जो हो गया रेनल पेल्विस वाला एरिया हो गया हमारा। बट रेनल पेल्विस के जो ये प्रोजेक्शंस निकले बाहर, जैसे ये एक दो, ये तीन, ये चार, ठीक है, ये पाँच, ये छः, तो ये जो बाहर निकले हुए प्रोजेक्शन है इसको हम कहते हैं केलाइसिस। तो इनको भी मैं एक बार मार्क कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। सो ये हमारा सेकेंड रीजन हो गया रेनल पेल्विस, और ये थर्ड रीजन हो गया केलाइसिस, ठीक है। अब केलाइसिस के अंदर जो होता है, अभी मैं आपको बता देता हूँ पहले कॉर्टेक्स और मेडुला क्या होते हैं। सो कॉर्टेक्स एंड मेडुला, व्हाट आर कॉर्टेक्स एंड मेडुला। सो किडनी जो है आपकी वो दो रीजन में डिवाइड होती है, ठीक है। सो इनर इज मेडुला, ठीक है, एंड आउटर इज आउटर इज कॉर्टेक्स। सो यही आपको एड्रेनल ग्लैंड्स भी पढ़ोगे तो वहां पे भी यही देखने को मिलेगा। सो मेडुला जो होता है वो अंदर का पार्ट होता है और कॉर्टेक्स जो है वो बाहर का पार्ट होता है। अब मेडुला जो होता है वो ऐसे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में होता है। मतलब मेडुला के ऐसे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ वो, ये एक, ये दो, ये तीन, चार, पाँच और ये छः, ठीक है। सो इन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। सो आप देख सकते हो कि पिरामिड्स के शेप जैसे हैं, सो इसीलिए इनको कहते हैं हम मेडुलरी पिरामिड्स। और कॉर्टेक्स का वो पार्ट जो इन मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में से होते हुए मेडुला के अंदर थोड़ा सा गया होता है, उसको हम कहते हैं, आपको दिखाया हुआ यहाँ पे, या रेनल कॉलम, रेनल कॉलम कहते हैं, या फिर उसको कहते हैं हम कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, दो नाम है उसके लिए, ठीक है। मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड्स हमारे हो गए, ठीक है। सो ये है हमारे थर्ड, फोर्थ, फोर्थ हो गया, देखो ये हो गए हमारे मेडुलरी पिरामिड्स, ठीक है। कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, ओके, कॉलम्स ऑफ बर्टिनी आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाते हैं। सो सो ये कॉर्टेक्स का पार्ट जो ऐसे मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में से होते हुए मेडुला में घुसा हुआ होता है, तो ये जो आगे निकला हुआ प्रोजेक्शन है ना, उसको हम कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टिनी और रीनल कॉलम्स। तो ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला, तो यहाँ पे किया मैंने मार्क, फिर ये यहाँ पे किया, ये यहाँ पे, ठीक है, फिर ये यहाँ पे, नहीं यहाँ पे। सो ये बेसिकली ये पार्ट हो गया आपका पूरा कॉर्टेक्स, ठीक है। सो ये आपका पूरा कॉर्टेक्स हो गया बाहर का। ये आपका हो गया कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के जो पार्ट जो है जो अंदर घुसे हुए हैं, ठीक है, ये कॉर्टेक्स के पार्ट जो इस मेडुलर के रीजन में गए हुए हैं उनको हम कहेंगे कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। अब मेडुला मैंने बता दिया आपको, कॉर्टेक्स बता दिया, आउटर लेयर। सो किडनी के बाहर बाहर जो होती है एक टफ आउटर लेयर होती है। सो ये किडनी के,
एक सेकेंड, कलर चेंज कर देते हैं। सो ये किडनी के बाहर साइड, मतलब किडनी के आउटर साइड है ये, ठीक है। सो ऐसा मत समझो कि अंदर साइड है, ठीक है। आपके ड्राइंग से ऐसा लग रहा होगा, बट ये काइंड ऑफ रफ ड्राइंग है इसलिए, ठीक है। सो ये किडनी को आउटर साइड से पूरा कवर करने वाली जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं आउटर लेयर, ठीक है। सो एक बार अच्छे से आपको मैं समराइज करके बता दूंगा चीजों को, ठीक है। तो ये होगी हमारी किडनी, ठीक है। किडनी में सबसे पहला रीजन तो ये हो गया हमारा, ठीक है। हिलम, हिलम में जो आपके जो भी आपके आर्टरीज जाएंगी, आर्टरीज एंटर होगी, ठीक है। वीन्स हो गई, या फिर जो यूरेटर हो गए जो बाहर जा रहे हैं, ठीक है, वो आपके हिलम से अंदर बाहर जाएंगे, ठीक है। फिर हिलम के बाद जो एक ब्रॉड फनल शेप्ड, जो पर्पल कलर से ड्रॉ किया हुआ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है, वो आएगा आपका रेनल पेल्विस। सो ये वाला पार्ट होगा आपका रेनल पेल्विस, ठीक है। देन उसके बाद रेनल पेल्विस के जो प्रोजेक्शंस होंगे, जो ये ऐसी गलियां 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 जैसी, ठीक है। जस्ट इमेजिन की प्लेग्राउंड जिसको बहुत सारे गलियां है, गेट्स है, ठीक है, वो आएंगे आपके कैलाइसिस, ठीक है। और उसके बाद उन कैलाइसिस में जो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स आपको धसे हुए दिख रहे हैं, ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स को आप बोलोगे मेडुलरी पिरामिड्स। सो ये जो उसके अंदर गए हुए स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, ये हो गए आपके मेडुलरी पिरामिड्स। और मेडुलरी पिरामिड से होते हुए कॉर्टेक्स के वो स्ट्रक्चर्स जो मेडुला में एंटर करते हैं उनको हम कहते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टिनी, ठीक है। सो ये वाले जो स्ट्रक्चर हो गए ये हो गए आपके कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। सो अब हम एक बार डायग्राम में देख लेते हैं, ठीक है। मेडुलरी पिरामिड्स ये हो गए हमारे मेडुलरी पिरामिड्स, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। कैलिक्स ये हो गए जो रास्ते हो गए, कैलिक्स। रेनल आर्टरी, रेनल वीन जो हीलियम से एंटर करेगी, ठीक है। रेनल पेल्विस ये फनल शेप्ड एरिया, यूरेटर जो आपकी यूरिन को ब्लैडर तक ले जाएगा, ठीक है। रेनल कॉलम्स, कॉर्टेक्स के स्ट्रक्चर जो मेडुला में एंटर कर रहे हैं मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में से, ये हो गया कॉर्टेक्स बाहर वाला एरिया, मेडुला अंदर वाला, और रेनल कैप्सूल ये टफ लेयर, ठीक है। सो ये हमारा पूरा किडनी का स्ट्रक्चर जो है डिकोड हमने कर लिया। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। Now we will study nephrons. So nephrons are the functional unit of kidneys. So किडनी के फंक्शनिंग की सबसे छोटी से छोटी यूनिट जो किडनी का जो फिल्ट्रेशन का मतलब किडनी का जो अपना ब्लड प्यूरिफिकेशन का जो फंक्शन है वो कर पाती है, वो यूनिट है नेफ्रॉन। इसलिए ये फंक्शनल यूनिट कहलाएगी आपकी किडनी की, ठीक है। सो नेफ्रॉन के जो है दो पार्ट्स, नेफ्रॉन को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो ग्लोमेरुलस एंड अगेन नेक्स्ट वन इज आपकी आएगी रीनल आर्टरी, सॉरी रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। सो आप आपके नेफ्रॉन को दो पार्ट में बांट सकते हो, एक तो ग्लोमेरुलस और एक आएगा रीनल ट्यूब्यूल। सो ग्लोमेरुलस का एक बहुत प्यारा डायग्राम मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एफेरेंट आर्टेरियल आ रही है, छोटे 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 कैपिलरीज में बट रही है, और फिर इफेरेंट आर्टेरियल की फॉर्म में निकल रही है बाहर। सो क्या होता है कि जो यहाँ पे हमने किडनी का स्ट्रक्चर देखा, राइट। सो किडनी के स्ट्रक्चर में हमने देखा कि यहाँ से जो आर्टरीज और वीन्स एंटर हो रही है ना, वो आर्टरीज फर्दर एफरेंट आर्टेरियल के थ्रू छोटी 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 कैपिलरीज में बढ़ जाती है ताकि फिल्ट्रेशन अच्छे से हो पाए। इसका पूरा फंक्शनिंग हम अगले लेक्चर में देखेंगे। सो ये छोटी छोटी कैपिलरीज में बढ़ जाती है और यहाँ से ब्लड का जो फिल्ट्रेशन होता है वो होता है, और फिर ये इफेरेंट आर्टेरियल से एग्जिट करती है, ठीक है। सो ये वाला जो पार्ट है ना जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ये हो जाएगा आपका ग्लोमेरुलस, ठीक है। यहाँ पे मार्क भी किया हुआ है डायग्राम में, ठीक है। ये हो गया ग्लोमेरुलस। अब रेनल ट्यूब्यूल का है। सो ये येलो कलर का जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, अब इसमें देखो सबसे पहले तो ये बोमेंस कैप्सूल, ठीक है, ये जो एक कैप्सूल जैसा है। देन ये आया इधर पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर एक ये पूरा हेनलेस लूप आया, और फिर ये डीसीटी। तो चलो इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। सो क्या है कि रेनल ट्यूब्यूल का रेनल ट्यूब्यूल की शुरुआत होगी ऐसे ही, ठीक है, बोमेंस कैप्सूल से। फिर ये एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम कहते हैं पीसीटी, ठीक है। पीसीटी बनाया, फिर ये एक लूप बनाएगा, ठीक है, इसको हम कहेंगे हेनलेस लूप। ये लूप बनाया इसने, हेनलेस लूप, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ये ऐसा
फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको हम बोलेंगे डीसीटी, और डीसीटी फिर खुलेगा हमारा कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, एक बार मार्क कर देते हैं हम। सो ये हो गया हमारा बोमेंस कैप्सूल। ठीक है, ये हो गया बोमेंस कैप्सूल, ये हो गया हमारा पीसीटी। ठीक है, ये हो गया हमारा हेनलेज लूप। ठीक है, ये हो गया हमारा डीसीटी, और ये हो गया हमारा सीटी। अब देखो पीसीटी और डीसीटी में अगर आप कंफ्यूज हो रहे होगे तो मैंने आपको रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में बताया था कि पी फॉर पास, पी फॉर प्रॉक्सिमल। ठीक है, डी फॉर डिस्टिल, डी फॉर दूर। ठीक है, सो जो बोमेंस कैप्सूल के पास है वो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, और जो बोमेंस कैप्सूल से अवे है वो है डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। अब हेनलेज लूप को भी आप दो हिस्सों में बांट सकते हो, एक तो उसका आएगा असेंडिंग लूप। ओके, असेंडिंग लूप एक आएगा और एक आएगा डिसेंडिंग लूप। सो ये जो लूप है, ये जो नीचे जा रहा है ये आएगा आपका डिसेंडिंग लूप। ठीक है, DL, और ये जो ऊपर जा रहा है ये आएगा असेंडिंग लूप, और असेंडिंग लूप ही सामने चल के DCT बनाएगा, और फिर वो CT यानी कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जो है उसको डंप किया जाएगा। ठीक है, सॉरी कलेक्टिंग डक्ट में ये CD आएगा, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, CD मतलब कलेक्टिंग डक्ट में इसको डंप किया जाएगा यूरिन को जो भी फॉर्म होगी। ठीक है, अब ग्लोमेरुलस अगर मैं आपको बना के बताऊँ, सो ग्लोमेरुलस बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये आई इफेरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, और फिर ये इसने मतलब यहाँ पे और वो पतली पतली कैपिलरीज में बट गई। ठीक है, एंड देन ये इफेरेंट आर्टेरियोल के फॉर्म में निकली। ठीक है, सो ये हो जाएगी आपकी इफेरेंट आर्टेरियोल, और ये हो जाएगी आपकी इफेरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, सो ये हो जाएगा आपका पूरा नेफ्रॉन। तो ये हो गया हमारा पूरा नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर का हमने डायसेक्शन कर लिया। अब हमें क्या पढ़ना है कि कॉर्टिकल कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स क्या है और जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन क्या है। सो जो आपके नेफ्रॉन है ना उसको आप दो मतलब उसके दो टाइप्स होते हैं बेसिकली। सो एक होता है कॉर्टिकल और एक होता है जक्स्टामेडुलरी। सो इसको समझते हैं अभी हम। देखो क्या होता है कि मैं अगेन आपके लिए एक किडनी बना रहा हूँ। ठीक है, ये होगी किडनी। अब इसका मैंने बताया था कॉर्टेक्स वाला पार्ट और मेडुला वाला। ठीक है, सो ये हो गया आपका कॉर्टेक्स वाला पार्ट हो गया। ठीक है, ये ग्रीन कलर से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, और अब यहाँ पे हम बना देंगे एक पार्ट मेडुला से। तो ये वाइट कलर का जो पार्ट है मैं बना रहा हूँ मेडुला का। ठीक है, सो अब क्या होगा कि जस्ट इमेजिन ये वाले एरिया को मैं यहाँ पे मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये वाली एरिया को मैं यहाँ मैक्सिमाइज कर रहा हूँ। तो यहाँ आप क्या देखोगे कि ओके चेंज द कलर। अब देखो ये आ गई आपकी वुमेन्स कैप्सूल। ठीक है, फिर ये आ गया आपका पीसीटी। ठीक है, ये आ गया आपका हेनलेज लूप, ये आ गया आपका डीसीटी। ठीक है, और ये हो गया आपकी कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये हो गया आपकी कलेक्टिंग डक्ट। तो एक और यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका वुमेन्स कैप्सूल, देन ये हो गया आपका पीसीटी। अब देखो अब मैं यहाँ कुछ थोड़ा सा चेंज करूँगा। ठीक है, सो इसका ये लूप है एकदम छोटा। ठीक है, फिर ये आ गया आपका डीसीटी और ये आ गई आपकी कलेक्टिंग डक्ट। अब देखो अब यहाँ पे देख सकते हो कि हाँ ये जो नेफ्रॉन है इसका जो हेनलेज लूप है हमारा। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये जो हमारा हेनलेज लूप है ये
इसका साइज लंबा है, ठीक है। यहाँ पे हेनरीज लूप का जो लेंथ है वो छोटी है, ठीक है। एक और बात कि ये इसको जब मैंने ब्रॉड किया ना, तो इसमें मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि ये है वाइट वाला हिस्सा और ये है अगेन हमारा ग्रीन वाला हिस्सा। तो अब मैं व्हाइट और ग्रीन दोबारा क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि आप इस बात को समझो, ठीक है। आप इस बात को समझो कि ये ग्रीन वाला एरिया, ये ग्रीन वाला एरिया, और ये व्हाइट वाला एरिया, ये व्हाइट वाला एरिया है। मतलब ये आपका है ये है आपका कॉर्टेक्स और ये है आपका मेड्यूला। सो ऐसे नेफ्रॉन्स जिनके हेनलेज लूप लॉन्ग होते हैं और मेड्यूला में एक्सटेंड करते हैं, वो हो गए आपके जक्स्टा मेडुलरी न्यूरॉन्स, सॉरी नेफ्रॉन्स। जबकि ऐसे नेफ्रॉन्स जिनके हेनलेज लूप लगभग ना के बराबर होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं, और जो मेडुला में एक्सटेंड नहीं करते हैं, उनको कहेंगे हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, क्योंकि बेसिकली ये पूरे कॉर्टेक्स में ही है। मेडुला में इनका जो पार्ट है वो बहुत कम गया हुआ है, ठीक है। सो आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है कि द लूप ऑफ हेनलेज लूप इज वेरी लॉन्ग एंड रन्स डीप इनटू द मेडुला, दिस नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड जक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन्स। सो आप समझ रहे हो जो मैंने बताया। अब आप देखो कि ये जो कलेक्टिंग डक्ट है, फिर ये मेडुला से होते हुए, ये समझो ये मेडुला है, ठीक है। तो मेडुलरी पिरामिड्स है, ठीक है, मेडुला है, सॉरी, मेडुला में जो मेडुलरी पिरामिड्स है, मेडुलरी पिरामिड से होते हुए फिर ये खुल जाएगी आपकी, ये ऐसे मेडुलरी पिरामिड से होते हुए खुल जाएगी आपकी आपकी कैलासिस में। देखो यहाँ पे मैंने बताया मेडुलरी पिरामिड से होते हुए कैलासिस में खुल जाएगी। चलो एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूँ सारी चीज़ों को, ठीक है। सो देखो, एफेरेंट आर्टेरियल आके यहाँ पे ग्लोमेरुलस बनाएगा, ठीक है, ये भी मार्क कर देते हैं हम, ठीक है, ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस के आसपास जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो ग्लोमेरुलस को इस तरीके से होल्ड, मतलब होल्ड नहीं बट सराउंड करके जो स्ट्रक्चर होगा, वो वोमेंस कैप्सूल होगा, डबल वॉल्ड है, ठीक है, वोमेंस कैप्सूल फिर पीसीटी बनाएगा, फिर हेनलेज लूप, डीसीटी, और फिर वो कलेक्टिंग डक्ट मेडुलरी पिरामिड से होते हुए कैलासिस में खुलेगी। फिर वहाँ से जो यूरिन है आपके कैलाइसिस से होते हुए फिर वहाँ पेल्विस से होते हुए, यूरेटर से होते हुए आपके यूरिनरी ब्लैडर में जमा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा दो टाइप्स के जो हमारे नेफ्रॉन्स हो गए। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को कंबाइन करके जो बॉडी बनती है उसको बोलते हैं हम माल्फिजियन कॉर्पस्कल, है ना, एक सेकेंड ना, इसको बोलते हैं हम माल्फिजियन बॉडी और रेनल कॉर्पस्कल, बराबर, माल्फिजियन बॉडी और रेनल कॉर्पस्कल, ठीक है। सो ये एक बात जो थी वो मुझे तुम्हें बतानी थी। बाकी मैंने तुमको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से ग्लोमेरुलस होता है, किस तरीके से तुम्हारा रेनल ट्यूब होती है, ठीक है। फिर तुमको टाइप्स बता दिए, ठीक है, ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये तो बहुत क्लियर होगा, डायग्राम से बहुत अच्छे से बताया मैंने, ठीक है। अब हम देखते हैं कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या होती है और वेसारेक्टा क्या होती है। सो इफेरेंट आर्टेरियल, देखो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ। सो इफेरेंट आर्टेरियल ने जो ग्लोमेरुलस बनाया, अब जो ये इफेरेंट आर्टेरियल ने एग्जिट किया है ना, वो एक मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी, उसको आप कहोगे पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। तो यहाँ देख सकते हैं आप पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, इन्होंने ये मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाया, और मेश लाइक स्ट्रक्चर का वो हिस्सा जो हेनलेज लूप के पैरेलल चले, ठीक है। अब मैं वो एक अलग कलर से फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये ग्रीन कलर से आप देख सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, जो कैसे एकदम साथ साथ चल रहा है असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप के, हमारे हेनलेज लूप के, उसको हम बोलेंगे वेसारेक्टा। सो इफेरेंट आर्टेरियल से, मतलब ग्लोमेरुलस से इफेरेंट आर्टेरियल जब एग्जिट करता है तो वो मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हो गया पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का वो हिस्सा जो हेनलेज लूप के साथ साथ चलता है, उसको आप कहोगे वासारेक्टा, ठीक है। सो आज का लेक्चर हमने स्टार्ट किया कि किस तरीके से जो
स्ट्रक्चर्स है हमारे एक्सक्रीशन के, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग है। फिर कुछ कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स के हमने देखे। फिर हमने ह्यूमन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर देखा, उसमें देखा कि किडनी का कैसा स्ट्रक्चर होता है, फिर किडनी के अलग अलग पार्ट्स कैसे होते हैं, फिर उसका लोकेशन वगैरह कैसा है। फिर नेफ्रॉन्स को देखा हमने, उसमें हमने उसके देखे कि स्ट्रक्चर्स कैसे है, किस तरीके से 2 टाइप के नेफ्रॉन्स हैं। फिर उसको पूरा आगे बढ़ाते हुए हमने एंड में देखा कि पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या है, वैसा रेक्टा वगैरह क्या है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ये कवर करेंगे कि अब इसके फंक्शंस क्या है। स्ट्रक्चर हमारा हो चुका है, अब हम फंक्शंस देखेंगे। फंक्शंस में हमें देखना है कि ग्लोमेरुलस में क्या होता है, बोवेन्स कैप्सूल में क्या होता है, पीसीटी का फंक्शन क्या क्या है, डीसीटी का क्या फंक्शन है, कलेक्टिंग डक्ट का क्या फंक्शन है, फिर किस तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस है वो रेगुलेट होता है, किस तरीके से फीडबैक मैकेनिज्म होता है, किस तरीके से इसके डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, सो ये वाला जो पार्ट है वो हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।